द कानून शहादत ऑर्डर 1984 डायरेक्ट, ये इसको लॉ ऑफ एविडेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो CRPC और CPC जो प्रोसीजरल्स हैं, वो उनमें जब हम उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, उसमें एक चीज़ होती है एविडेंस देते हैं। तो ये एविडेंस के मुतल्लिक बताता है कैसे एविडेंस देना है, किन किन वजूहात पर एविडेंस हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो हैं टोटल आर्टिकल्स जो हैं वो 166 है, ये इसका लास्ट आर्टिकल है, जबकि इसके जो चैप्टर्स हैं वो 13 है। चैप्टर जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं इसकी अलग अलग नवीयत को। सबसे पहले चैप्टर में प्रिलिमिनरी इब्तदा बताई हुई है, आगाज़ बताया हुआ है कि इसकी क्या शॉर्ट टाइटल है और कहाँ पे ये लागू है, कमेंस कब हुआ था और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, और जो चैप्टर 2 है वो विटनेसेस के बारे में, गवाही क्या होती है, कौन दे सकता है, जजेस और मजिस्ट्रेट कौन से होंगे, इसके अलावा जो विटनेस के लिए क्या कॉम्पिटेंसी होगी। 17 तक, आर्टिकल 3 से लेके 17 तक जो है वो विटनेसेस के बारे में बताया जाएगा, कैसे होते हैं विटनेसेस। उसके बाद जो चैप्टर 3 है वो बताता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो जो केस को डिस्कस किया जा रहा है उसके मुताबिक हों, रेलिवेंट हों, उसके साथ मुंसलिक हों। और उसके अंदर उन्होंने बताया है आर्टिकल 18 से लेके ये सब आर्टिकल्स आर्टिकल 69 तक बताया गया है कि रेलिवेंसी जो फैक्ट की उसको डिस्कस करना है। और उन्होंने ये भी इसके अंदर बताया कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट किन किन वजूहात पर होगी और कौन कौन इसको डिफ़ाइन कर सकता है। उसके बाद चैप्टर 4 है जो कि बताता है ओरल एविडेंस क्या है। ओरल एविडेंस में दो चीज़ें उन्होंने आर्टिकल 70 और 71 में बता दी हैं। प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, जो फैक्ट है उसका प्रूफ भी हो। ठीक है, जो ओरल बता रहा है चीज़ें। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, वो डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट मोड में नहीं हो सकता ओरल एविडेंस। इन उसके अलावा चैप्टर 5 में बताया गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक तो ओरल है जिसने जाके गवाही दी, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, इस तरह हुआ, ये हो गया ओरल। डॉक्यूमेंट्री ये है कि अगर किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, ज़्यादातर ये सिविल मैटर में होता है, क्रिमिनल में भी होता है, लेकिन सिविल मैटर में 72 से लेके आर्टिकल 101 तक ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाते हैं, इस तरह ये इन्होंने बताया है सारे। उसके बाद चैप्टर 6 है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उसमें ओरल जोन से हैं एविडेंस, उसकी एक्सक्लूजन, उसको कैसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 7 है फैक्ट्स विच नीड टू बी प्रूव्ड। कुछ फैक्ट्स होते हैं उनको अगर बता दिया जाए ठीक है वो कॉम्प्रीहेंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको प्रूव भी करने की ज़रूरत पड़ती है। वो 111, 112 और 113 में बताया गया आर्टिकल, जबकि चैप्टर है 7। चैप्टर 8 में बताया गया स्टॉपल क्या है। ठीक है, स्टॉपल जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर लग जाता है, स्टे की एक किस्म, स्टे को भी स्टॉपल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर 9 ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन किस पे होगा प्रूफ का, जो भी चीज़ बताई गई है उसको प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर है, जिसने दावा किया है उसके ऊपर है या मुद्दई के ऊपर है, उसको सारा डिटेल में इसमें चैप्टर नंबर 9 में बताया गया। चैप्टर 10 में बताया गया है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जिसने गवाही दी है। ठीक है, गवाह की जो है उसके एग्जामिनेशन करना। अब ये नहीं है कि एक इंसान गया है, उसने जाके उसने गवाही दे दी है तो उसको मंजूर हो गया, ठीक है, अभी इसने उसकी कॉम्पिटेंसी है गवाह की भी वो बताई गई है। और उसके अलावा बताई गई है कि गवाह जो जिसने गवाही दी है उसकी जो गवाही है वो ठीक है या नहीं, उसको भी उसका भी दोबारा एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर 10 इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस है उसकी जो अगर इम्प्रॉपर है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, एडमिशन को भी रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 12 बताता है डिसीजन ऑफ केस ऑन द बेसिस ऑफ ओथ। ओथ के ऊपर किस केस को कैसे डिसीजन लिया जाता है।
उसके बाद मिसलेनियस है। इन 11 चैप्टर में जो बातें डिस्कस हुई हैं इनके अलावा जो नहीं डिस्कस हुई उनके बारे में उन्होंने चैप्टर 13 में बता दी है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर्स। और इनका मैंने अलग अलग हर आर्टिकल भी की वीडियो बना के डाली है, उसको भी आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।